इस लेक्चर में हम मेडिवल इंडिया कवर करेंगे लूसेंट का। इसमें हम सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वही सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने एंशिएंट इंडिया कवर कर लिया। अगर आपने इसके लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। जब हर्षवर्धन का टाइम चल रहा था, उसके बाद में जब हर्षवर्धन का जो रूल था वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला गया, तो उस समय जो थे राजपूत वो एक पावरफुल फोर्स इमर्ज होकर के आए नॉर्दर्न इंडिया साइड में। ठीक है, फिर उन्होंने करीब 500 साल तक रूल किया है वहाँ पर। फिर यहाँ पे कुछ 10 इम्पॉर्टेंट राजपूत किंग्स के नाम दिए हुए हैं। वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन अगर आपको देखना भी हो तो चौहान्स जो कि दिल्ली अजमेर के थे, ठीक है, यहाँ पे रूल कर रहे थे। ये उनका रूलिंग एरिया दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिहारा ये कन्नौज वाले रीजन में। ठीक है, परमार डायनेस्टी मालवा रीजन में जो कि मध्य प्रदेश साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट तोमार डायनेस्टी, ये हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 लोगों के बीच में स्ट्रगल। वो कौन से 3 पावर्स थी, ग्रेट पावर्स, जिनके बीच में कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा था? एक तो थी पालास। देखिए अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें तो ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो जो पालास थे वो ईस्ट साइड पे थे, और गुर्जर प्रतिहारा हमारे नॉर्थ साइड पे, और राष्ट्रकूटास डेक्कन्स पे। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कंटिन्यूसली लड़ रहे थे। किस चीज़ के लिए? जो कन्नौज था ना यूपी में, तो उसको होल्ड करने के लिए, वहाँ पे अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं पालास के बारे में। ठीक है, तो पाला को किसने फाउंड किया था? गोपाला। ठीक, इनके सन जो थे धर्मपाला, वही नेक्स्ट बने थे राजा। इन्होंने ही जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको एक बार फिर से, मतलब कहते हैं ना, री एनर्जाइज किया। मतलब जो डिक्रीज़ हो रहा था वैल्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसको इन्होंने दोबारा से इंक्रीज़ किया। और साथ ही साथ इन्होंने जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसको भी फाउंड किया। ठीक है, और पाला डायनेस्टी का जब एंड हुआ तो उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? वो थी सेना डायनेस्टी। ये कहाँ थी? बंगाल में। ठीक है, आगे हम अब प्रतिहारस के बारे में देखते हैं। प्रतिहारस को गुर्जरा प्रतिहारस भी बोला जाता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो इनका ओरिजिन है ना, वो गुजरात वाला रीजन है। गुजरात और वो जो एडजेसेंट राजस्थान वाला एरिया, दोनों वहीं पे, इसीलिए इनको गुजरा प्रतिहारा बोला जाता है। और इसमें जो इनके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे भोज, या फिर इनको बोला जाता है मिहिर भोज भी बोला जाता था। ठीक है, और ये ज़्यादातर किसके पुजारी थे? ये विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने अपने लिए एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था, उसका नाम था अधिवराह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रकूटास। ठीक है, राष्ट्रकूटा को किसने फाउंड किया था? दंती दुर्ग ने। और उन्होंने अपनी क्या कैपिटल बनाई थी? मलखंड या फिर मलखेड़, जो कि कहाँ? कर्नाटका में। ठीक है, इसमें भी जो सबसे फेमस या फिर ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाए तो गोविंदा थर्ड और अमोघ वर्षा। ठीक है, और अमोघ वर्षा ने खुद एक किताब लिखी थी जिसका क्या नाम था? कवि राजमार्गा। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर भी था, द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश, जो शिवा भी, क्योंकि वहाँ पर शिव जी की मूर्ति थी। और ये कहाँ पर? एलोरा। एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? जो राष्ट्रकूटा का किंग कृष्णा वन। ये जो 1-2 वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये कृष्णा वन ने बनवाए थे। ठीक है, अब दूसरा रूलर की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे इनका रूल था? ये जो दिल्ली वाला रीजन था वहाँ पे ये रूल करते थे, जो एडजेसेंट साथ में आगरा वाला, दिल्ली आगरा दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने 2 बहुत ही फेमस बैटल लड़ी थी। एक तो पहली फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, जो कि कौन सी ईयर में? 1191 में। ठीक है, और किसके बीच में हुई थी ये? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था इन्होंने। और फिर हुई थी सेकंड बैटल ऑफ तराई, जो कि हुई थी 1192 में। इसमें जस्ट अपोजिट हो गया था। मोहम्मद गौरी ने इंडिया में जब आक्रमण करा और पृथ्वीराज को हरा दिया, और बाद में मतलब उनको बंदी बना के वो मर गए। ठीक है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। इन्होंने इंडिया को प्रोटेक्ट किया था। पहला वॉर जब बैटल ऑफ तराई 1191 में, ठीक है, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ चंदा वॉर।
ठीक है। ये 1194 में लड़ी गई थी। ये इसमें कौन कौन लड़ा था? इसमें हमारे जो जयचंद, ठीक है, ये राजपूत किंग थे, इनको हराया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स बोल लीजिए या फिर आर्किटेक्चर बोल लीजिए राजपूत के टाइम का। एक तो खजुराहो मध्य प्रदेश में, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, सन टेम्पल कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में। ठीक है। आगे अब हम देखते हैं, अब हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया में सबसे पहला एम्पायर हम पढ़ेंगे चोला एम्पायर। ठीक है। चोला एम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी? तंजौर, ठीक, या फिर गंगई कोंडा चोलापुरम। और फाउंडर कौन थे चोला डायनेस्टी के? विजयाला थे। ठीक। और चोला रूलर के जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करते थे वो राजा और उनके सन राजेंद्र वन। ठीक है। आगे देखते हैं हम। और यहाँ पे क्या है, राजा ने एक टेम्पल भी बिल्ड करवाया था जिसका नाम था वृद्धेश्वर राजा राजेश्वर टेम्पल। ठीक है। आगे हम देखते हैं जो राजेंद्र वन थे, इन्होंने अपने लिए एक टाइटल अडॉप्ट किया था जो कि था गंगई कोंडा चोला। ठीक है। और इन्होंने एक सिटी भी बिल्ड की थी उसी के नाम से, गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक है। और जो लास्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के थे वो थे राजेंद्र थ्री। ठीक है। आगे है हमारा जो कंबाना था, ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी रामावतरम। ठीक है। और दूसरा नाम भी है इसका, ठीक है, वो है काम्बा रामायणा। ठीक। और तमिल पोइट्री के जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे, एक थे कंबाना, कुतना और पुगले इंडी। ठीक। ये 3 नाम आप याद कर सकते हैं। अब हम अदर जो साउथ इंडिया के किंगडम थे उसके बारे में देख लेते हैं। बस उसमें हम ये देखेंगे कि उनकी कैपिटल क्या थी और उसको किसने फाउंड किया था। तो जो वेस्टर्न चालुक्य थे, इनकी कैपिटल कल्याणी कर्नाटका में, इनके फाउंडर तलिप टू काकतायास डायनेस्टी आंध्र प्रदेश में थी। इनके रियल फाउंडर थे वो थे प्रो लाराजा टू यादवास महाराष्ट्र, और फाउंडर भीलम 5 होयसलास, इनकी भी कैपिटल कर्नाटका में ही थी। और इनके जो फाउंडर थे वो थे विष्णुवर्धन। ठीक है। और देखा जाए तो एक यहाँ पे है द टेम्पल ऑफ होयलेश्वरा एट द्वारा समुद्रा। ठीक है। मॉडर्न हेलबिट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ होयसाला आर्ट। जो होयसाला किंगडम था उसमें ये जो टेम्पल है होयसलेश्वरा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये कहाँ है? द्वासमुद्र में। ठीक है। हेलबिट जो कि कर्नाटका में है। आगे अब हम देखते हैं, अब सल्तनत पीरियड आ गया है। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट जो स्टार्ट होता है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब? 1712 एडी में। और इन्होंने क्या, कहाँ पे, जो सिंध वाला एरिया है ना, ये पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। और जो फर्स्ट तुर्क इन्वेजन था वो किसने किया था? वो किया था मोहम्मद गजनवी ने किया था। तो आप ये यहाँ पे याद रखिएगा कि मुस्लिम इन्वेजन में मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क इन्वेजन में मोहम्मद गजनवी। ठीक है। अब सेम जैसे फर्स्ट तुर्क हुआ ना, तो ऐसे हमारा सेकंड तुर्क इन्वेजन हुआ था। ठीक है। ये भी मोहम्मद गौरी ने किया था और इन्होंने ही इस समय जो मुस्लिम एम्पायर का जो एक कहेंगे कि रूल था वो डोमिनेशन अब इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल बोला जाता है इंडिया में। ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं, देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी, एक ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक पीरियड था, इनकी अलग अलग डायनेस्टीज़ में इसको डिवाइडेड है। पहली थी हमारी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सैयद डायनेस्टी, पांचवी लोधी डायनेस्टी। ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। सबसे पहला हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप बना सकते हैं। ठीक है। शाहरुख खान, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, शाहरुख खान टू सैयद लोधी से मिल। ठीक है। एस फॉर स्लेव डायनेस्टी, के फॉर खिलजी डायनेस्टी, टी फॉर तुगलक डायनेस्टी और एस फॉर सैयद डायनेस्टी और लोधी तो सेम ही है। ठीक है। तो शाहरुख खान टू सैयद लोधी से मिल। ठीक। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ठीक।
जो मोहम्मद गौरी थे, ठीक है, इन्होंने एक जो स्लेव होते ना, इनको परचेज़ किया था, ठीक। उसी में से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो जब मोहम्मद गौरी भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने अपने स्लेव को इंडिया का ज़िम्मा दे दिया था, ठीक। तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी ऐबक दैट इज़ द कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206, ठीक। और फॉर हिज जेनरॉसिटी ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक टाइटल भी था लाख बख्श, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही जनरस रूलर थे, तो इसीलिए उन्होंने ये देखा गया कि वो लाखों में एकदम बांटते हैं, पैसा नहीं, मतलब जनरस है, मतलब लोगों के प्रति इमोशंस हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये टाइटल आज किससे रिलेटेड है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1210 में हो गई थी, और चौगान या फिर पोलो खेलते हुए। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चौगान या पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बनवाया था, दो मॉस्क, जो एक का नाम था कुवैत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में, दूसरा अधाई दीन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और साथ ही साथ इन्होंने जो कुतुब मीनार है दिल्ली में उसका भी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट करवा दिया था। अब वो क्यों इस्टेब्लिश करवाते रहे थे कुतुब मीनार, वो ऑन द ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के लिए, ठीक है। और कुछ बुक्स थी वो भी हम जान लेते हैं। हसन उन निजाम, ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तज उल मसीर। और फ़खरुद्दीन ने कौन सी बुक लिखी थी, तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बने थे वो थे इल्तुमिश, ठीक है। तो ये अब जो इल्तुमिश थे वो भी स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन हु इज़ द स्लेव ऑफ स्लेव, तो वो थे इल्तुमिश, ठीक है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप ये याद रखिए, क्योंकि देखिए गौरी के स्लेव हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हुए इल्तुमिश, तो स्लेव ऑफ स्लेव इल्तुमिश बने, ठीक है। तो इन्होंने जो जब ये गद्दी पे बैठे वो कैसे जो आरम पक्ष थे इनको हटा करके बैठे, ठीक है। इन्हीं को ही रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है, और इन्होंने ही जो दिल्ली को कैपिटल बनाया इन प्लेस ऑफ लाहौर, इसके पहले लाहौर कैपिटल थी, ठीक है। और साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाया, क्योंकि इसी समय चेंगिस खान का भी अटैक इंडिया पे हो रहा था, ठीक है। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। वो किस लिए किया था, क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है ना उसको और इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी वगैरह में सब जगह इम्प्रूवमेंट किए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो सके दिल्ली सल्तनत में वो बहुत ही अच्छा हो सके। साथ ही साथ इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया जो कि ग्रुप ऑफ 40, जिसका नाम था छालगानी या फिर चालीसा ग्रुप। ये किस लिए था, ही सेटअप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज, तो मतलब वही है जो स्लेव्स है ना, तो उन पे नज़र रखने के लिए तो ये कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन ऐबक ने स्टार्ट किया था ये वो कंप्लीट करवाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक जो बुक थी ये मिनाज उस सिराज, ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तबक्कत ए नासरी, ठीक है। आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर थी वो थी रजिया सुल्तान। इनके बारे में बस एक ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, तो ओनली मुस्लिम लेडी हैं ये, ठीक है। आगे हमारा अब हम पढ़ते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन थे, जो इल्तुमिश ने ग्रुप ऑफ 40 इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, वो उसको इन्होंने बंद कर दिया था। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा एंड रिस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। तो जो पावर एक टाइप से कहिए डिवीज़न किया था इन्होंने यहाँ पे, अब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और जो सारी पावर थी वो बलबन के हाथ में आ गई। और टू कीप वेल हिमसेल्फ एंड वेल इन्फॉर्म बलबन अपॉइंटेड स्पाइस, वो जो होते हो ना स्पाइस जो निगरानी करते हैं उनको इन्होंने अपॉइंट किया, ताकि क्या है ना कि जो भी उनके वहाँ पे एरिया में सारा चीज़ हो रहा है, पूरे जितनी भी उनकी रूलिंग है, तो वहाँ पे वो एक आई रख सके वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी, सेंट्रलाइज्ड आर्मी को बनाया, ताकि कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस हो सके उसको ये टैकल कर सके। और साथ ही साथ जो मंगोल का इन्वेजन का खतरा लग रहा था उससे भी निपटने के लिए इन्होंने आर्मी को तैयार कर रखा था। और इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था
दीवाने अर्श, ठीक है। और साथ ही साथ बलबन ने अपने लिए एक टाइटल लिया था जिल्ले इलाही। ये इसका मतलब ये कि शैडो ऑफ गॉड, मतलब भगवान ने उन्हें भेजा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था सजदा, ठीक है, और पैबोस। सजदा का मतलब होता है कि जो राजा है उसके सामने आकर के तुम झुको, ठीक। और पैबोस का मतलब कि जो फीट है उस पर किस करना है। आगे अब हम देखते हैं, अब है हमारा खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी में जो खिलजी डायनेस्टी को जिसने फाउंड किया था उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और इसमें भी इम्पोर्टेंट रूलर जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोस नो किंगशिप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एकमात्र ऐसे तुर्किश सुल्तान थे, ठीक है, जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखा, ठीक है। रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं होने दिया। और इन्होंने बोला किंगशिप नोस नो किंगशिप। किंगशिप मतलब खून का रिश्ता खून के रिश्ते को नहीं देखता है, ठीक है। अब अलाउद्दीन के बारे में और जानते हैं, इनके सिस्टम के बारे में। तो इनकी जो आर्मी थी, ठीक है, जो रामचंद्र था ना, तो उनको हराया किसने था, इनकी आर्मी को किसने लीड किया था, मलिक काफूर ने, ठीक है। अब इनके हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में देखते हैं। इन्होंने इसमें सबसे पहले क्या 4 ऑर्डिनेंस इशू किए थे। तो क्वेश्चन बस ये नहीं आता कि वो ऑर्डिनेंस कौन से थे, बस ये आता कि हु इंट्रोड्यूस इशूड या फिर ऑर्डिनेंसेस, तो अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही साथ इन्होंने दाग सिस्टम और चेहरा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। दाग का मतलब ये होता है कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ठीक है। और चेहरा का मतलब डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। वो इसलिए किया क्योंकि देखिए जब जो इनके आर्मी के जो लीडर वगैरह हुआ करते थे तो उनको एक पर्टिकुलर, जैसे हो कि आपको 40 हॉर्सेस और साथ में 100 सोल्जर्स को रखने हैं, ठीक है। अब इस तरीके बहुत सारे जो क्या कहते हैं लीडर थे आर्मी में, तो उनको ऐसे ऐसे करना रहता था। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि एक बार 40 हॉर्स इन्होंने दिखा दिया तो दूसरे पर्सन ने भी 40 हॉर्स दिखा दिए, ठीक है, तीसरे पर्सन ने भी 40 हॉर्स दिखा दिए। तो ऐसे हो क्या रहा है कि जो पूरा एक आर्मी का सिस्टम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं बन रहा था, ठीक है। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए कि हर एक पर्सन के पास फॉर एग्जांपल 40 हॉर्सेस है तो होने चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि ब्रांडिंग करनी चाहिए कि इनके ये जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन के हॉर्स में कुछ अलग तरीके से ब्रांड बना दिया, ठीक है, कि भाई ये आइडेंटिफाई किया जाए कि ये ए ही पर्सन के, फिर बी वाले का सेम, ठीक है, सी वाले का सेम, और सेम सोल्जर्स का भी, कि सोल्जर्स भी ये नहीं हो कि एक बार तुमने दिखा दिया, ठीक। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि यूनिक होने चाहिए ताकि आर्मी में जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने एक पोस्ट को भी नया बनाया, मुस्तका राज, ठीक है। इनका मेन क्या पर्पज़ था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है। आगे हम देखते हैं, और साथ ही साथ द चेक ऑन मार्केट वॉज केप्ट बाय 2 ऑफिसर। अब इन्होंने मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया तो उसके लिए 2 ऑफिसर को अपॉइंट किया, दीवान ए रियासत शाहना ए मंडी, ठीक है, ये मार्केट पे पूरा ध्यान रख सकें। आगे हम देखते हैं, इन्होंने साथ ही साथ क्या करा, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, जो कि एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का, ठीक है, तो वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया अलाई दरवाज़ा, ठीक है। और एक पैलेस भी बिल्ड कराया जिसका नाम था पैलेस ऑफ 1000 पिलर, जिसको ये 1000 सुतन भी कहते थे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, और इन्हीं के ही टाइम पे एक फेमस जो पोएट थे अमीर खुसरो भी थे, ठीक है। और मलिक काफूर को ये क्या बोलते थे, 1000 दिनारी। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि इन्होंने 1000 दिनारी दे करके ही खरीदा था उसको। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। अब जो क्योंकि दो खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो उसका नाम था खुसरो खान, ठीक है। उसको गाजी मलिक ने हरा दिया और गाजी मलिक ने ही अपने लिए क्या टाइटल चुना, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका जो सन था उसका नाम था जौना, जिसको हम दूसरा नाम क्या उलुग खान भी कहते हैं। वो गद्दी पे बैठते हैं और वो क्या टाइटल लेते हैं अपने लिए, मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। अब इनके टाइम पे भी कुछ चीज़ों इन्होंने रिफॉर्म किया, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया जिसका क्या नाम रखा है इन्होंने, दीवान ए कोही। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि इन वर्ड्स का डायरेक्टली आ जाता क्वेश्चन,
दिस वर्ड इज रिलेटेड टू, या फिर ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड एज। ठीक है, उसमें आपको 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको ये दीवाने को ही सेलेक्ट करना होगा। आगे हम देखते हैं, इन्होंने जो कैपिटल थी उसको भी ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो कहाँ से, दिल्ली से देवगिरी। ठीक, अब बाद में देवगिरी का क्या नाम रखा इन्होंने, दौलताबाद। फिर इन्होंने टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस किया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, विच रूलर इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको नुकसान पहुंचा था। अब इन्होंने अचानक से कि ये पूरे दुनिया में राज करेंगे, ठीक है, तो ये भी करने की कोशिश किया था। तो द सुल्तान हैड अ विजन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट, कि पूरे दुनिया पे ये राज करेंगे, सब जगह आक्रमण करके ये जीत जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनको मैड किंग भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, हु कॉल्ड एज मैड किंग, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक। ये इसमें जो इन्होंने इम्पोर्टेंट वर्क किया, बस हम उसके बारे में जानेंगे। एक तो सबसे पहला इन्होंने 4 तरीके के टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एक तो सबसे पहला जैसे खरज, जकत, जिजिया और खमस। ठीक है, खरज का मतलब है लैंड टैक्स, बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, जकत का मतलब है 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। ठीक, जिजिया का मतलब है वो टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम पे लगेगा। और खमस का मतलब है कि जो भी, जब लड़ाई लड़ी गई और जो भी सामान कैप्चर किया गया उसका 1/5 टैक्स लगेगा। ठीक है, और वाटर टैक्स का क्या नाम था, हाइक्यू ए शरब या फिर हासिल ए शरब। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ सिटीज़ को भी फाउंड किया था, जैसे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद। ठीक है, साथ ही साथ 2 पिलर को भी ये दिल्ली लेकर के आए थे, अशोका के थे। एक कहाँ से उठाया था इन्होंने, वन फ्रॉम तोपरा हरियाणा और दूसरे को मेरठ यूपी से। ठीक है, और इन्होंने क्या कहते हैं, दिल्ली में हॉस्पिटल भी बनवाया था जिसका क्या नाम था, दरुल शिफा। ठीक है, और एक नया डिपार्टमेंट का भी फाउंडेशन रखा था, दीवाने खैरात। वो किस लिए था, क्योंकि जो पुअर गर्ल्स थी उनकी शादी करवाने के लिए। ठीक है, अब जब फिरोज शाह तुगलक का समय ख़त्म हो रहा था, उसी समय भारत में आक्रमण कौन करता है, तैमूर का इन्वेजन होता है। ये कौन था, ये एक तुर्किश राजा था, और क्या कहते हैं, और ये कहाँ से आए थे, ये मंगोलिया से आए थे। और जो इनके मतलब पूर्वज थे वो कौन थे, चंगिस खान थे। ठीक, और इन्होंने कब आक्रमण किया, 1398 में। और ये जब आए थे तो क्या था कि मैं, उस समय कौन राजा था, वो था मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, जब तैमूर वापस चला गया यहाँ से, ठीक है, तो उसने अपने एक पर्सन को यहाँ अपॉइंट कर दिया कि तुम अब इंडिया को देखोगे, जैसे कि क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी ने भी किया था। ठीक है, किसको अपॉइंट करके गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो तैमूर ने किसको छोड़ा था, खिजिर खान को। इसीलिए अब जो नई डायनेस्टी शुरुआत होती वो थी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर था वो था खिजिर खान। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है, तैमूस नॉमिनी कैप्चर्ड दिल्ली एंड वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान। ही वाज द फर्स्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर आपको याद करना हो आप याद कर सकते हैं इनके और रूलर। इसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, लास्ट आलम शाह। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट डायनेस्टी आती है वो है लोधी डायनेस्टी। ठीक, लोधी डायनेस्टी में सबसे पहला रूलर ये आ जाता है कभी कभार अरेंज करने में, बहलोल लोधी। ठीक है, इन्होंने ही लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया, और आगरा का जो भी क्या कहते हैं स्थापना थी वो इन्होंने ही की थी। ठीक है, और एक ये पोएट भी थे, और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि गुलरुखी। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, ये सन थे सिकंदर लोधी के। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिरी में क्या है, जो दौलत खान लोधी गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने इनवाइट किया था बाबर को, किस लिए, कि जो ये लोधी डायनेस्टी थी ना उसको ख़त्म करने के लिए। और बाबर ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, और उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। कौन सी बैटल में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुई थी। और इसमें
क्या था कि जो इब्राहिम लोदी थे वो मर गए थे और यहीं से ही जो आपका दिल्ली सल्तनत थी वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद किसका रूल आएगा? वो आएगा हमारा मुग़ल एम्पायर आएगा। बट उसको शुरुआत करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी हम देख लेते हैं। ये तो देखिए डिक्लाइन क्यों हुआ, देखिए ये तो सब सिंपल सा है कि अगर आपका मिलिट्री जो है वो बहुत अच्छी नहीं है तो तब होगा। और फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ पॉलिसीज़ थी, ठीक, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू था, ठीक है, वो भी कम हुआ। और उसके बाद जब एक क्लियर कट आपका क्या कहते हैं ना, जो अभी राजा उसके बाद कौन राजा बनेगा, तो उसके बाद तो उसमें अगर स्ट्रगल होना शुरू हो जाए तो जो बाहर की पावर्स होती है ना वो भी इंटरफेयर करती हैं और आपके जो इस पूरे सिस्टम को वीक करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और आपका एम्पायर बहुत बड़ा होता चला जा रहा है तो आप ये नहीं देख पाओगे कि आपको अपने एम्पायर को कैसे सही से रखना है, ठीक है। और जब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो जाती है और जब आपका क्या कहते हैं आपने स्लेव्स वगैरह बहुत ज़्यादा अपॉइंट कर रखे तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा या फिर किसी ना किसी फॉर्म में, तो धीरे धीरे वहीं से ही एडमिनिस्ट्रेशन वीक होता चला जाता। अब साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे तो उससे भी एम्पायर काफ़ी वीक होता है, ठीक है। और हमने ये देख ही लिया है कि किसके समय में किसका आक्रमण हुआ था। अगर आपको यहाँ देखना हो तो ये भी दिया हुआ है कि मंगोल की तरफ से किसने आक्रमण किया था। तो जो चंगेज़ खान थे वो इल्तुतमिश के टाइम पे आए थे, ठीक है। और हम अगर देखें तो इम्पोर्टेंट में यहाँ तक हमने देख ही लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वही जो हमने अभी पढ़ा था, कुछ वर्ड्स थे उनका नाम। तो दीवान ए आरिज, मिलिट्री डिपार्टमेंट,